दोस्तों 5 जुलाई 2025 को दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने ट्विटर पे एक पोल डाला जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो फार लेफ्टिस्ट या फार राइटिस्ट को नहीं, मिडल के 80% लोगों को रिप्रेजेंट करे। इस पोल में लगभग 164 मिलियन व्यूज थे और 5.6 मिलियन वोट करने वाले लोगों में से 80% लोगों ने कहा यस, अमेरिका को एक थर्ड पार्टी की जरूरत है। और इसी पोल के बाद 6 जुलाई को इलॉन मस्क ने अनाउंस किया द अमेरिका पार्टी इज फॉर्म्ड। Now in the US, Elon Musk has announced he is launching a new party, the American Party, to rival the Republicans in next year's midterm elections. After, of course, Elon Musk announced plans to start a third political party called the America Party. इलॉन मस्क के नए पार्टी बनाने के पीछे की वजह थी डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल। इलॉन मस्क को लगता है कि अमेरिका कर्जे में डूबता जा रहा है और जल्दी बैंकरप्ट हो सकता है। 2017 में अमेरिकन गवर्नमेंट पे $20 ट्रिलियन का कर्जा था। 2017 में ट्रंप प्रेसिडेंट बने। ट्रंप के टैक्स कट्स और बढ़ते डिफेंस बजट की वजह से यूएस गवर्नमेंट की डेट 20 ट्रिलियन से 28 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोविड, स्टूडेंट लोन फॉरगिवनेस प्रोग्राम और मेडिकेड की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट की डेट 28 ट्रिलियन से 36 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशो 120% हो गया था। प्रेसिडेंट हद से ज्यादा गवर्नमेंट पे कर्जा ना बढ़ाए, इसलिए अमेरिका में डेट सीलिंग होती है। इस बिग ब्यूटीफुल बजट के पहले अमेरिकन गवर्नमेंट पे 36.2 ट्रिलियन डॉलर्स की डेट सीलिंग थी। मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट 36.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बोरो नहीं कर सकती थी। और फिर 4 जुलाई को अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के दिन ट्रंप ने साइन किया बिग ब्यूटीफुल बिल। The so-called One Big Beautiful Bill President Trump signed into law on Friday will affect everyone from low-income earners to Americans in the top 5%. Taking food out of the mouth of hungry kids. This is not a big beautiful bill at all. इस बजट में ट्रंप ने अमेरिकन गवर्नमेंट की डेट सीलिंग को $5 ट्रिलियन से बढ़ा के 41 ट्रिलियन डॉलर्स कर दिया ताकि ट्रंप और कर्जा ले सके। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब सीलिंग बढ़ानी ही है तो सीलिंग रखी क्यों है? क्या पॉइंट है सीलिंग रखने का जब कोई भी सीलिंग बढ़ा के चाहे उतना कर्जा ले सकता है? ट्रंप ने इस बिग ब्यूटीफुल बिल में 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स के कॉर्पोरेट टैक्स कट किए। इंडिया का जीडीपी अभी 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स नहीं है। बॉर्डर पे दीवार बनाने का जो उसका सपना था उसके लिए $350 बिलियन सैंक्शन किए। गोल्डन डोम जैसे प्रोजेक्ट के लिए डिफेंस का बजट भी बढ़ाया। पहले से अमेरिकन गवर्नमेंट इतने भारी कर्जे में डूबी हुई है, ये बजट उस डेट में और $3.4 ट्रिलियन ऐड करेगा। भारत सरकार पे टोटल $2.14 ट्रिलियन का कर्जा है टोटल। और ये ट्रंप अपने सिर्फ 1 साल के बजट में अमेरिकन गवर्नमेंट पे $3.4 ट्रिलियन का कर्जा बढ़ा देगा। CRFB यानी कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल बजट की एक रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप के टैक्स कट्स 2054 तक यूएस की डेट में $37 ट्रिलियन की बढ़ोतरी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही महीनों पहले इलॉन मस्क और दुनिया के कुछ सुपर स्मार्ट लोग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज में अपना कीमती समय लगाकर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ ट्रंप डेट सीलिंग बढ़ा के कर्जे पे कर्जा लेने की बात कर रहा है। इलॉन और उसकी टीम ने 130 दिनों में $190 बिलियन की सेविंग की थी। हालांकि वो काफी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन वो सेविंग्स ये नया बिल पूरी तरह से नलिफाई कर देगा। इलॉन ने इस बिल को मैसिव, आउटरेजियस और डिस्गस्टिंग कहा है। फिर क्या, इलॉन मस्क ने ट्विटर पे लिखा कि अमेरिका में 2 नहीं 1 पार्टी सिस्टम चल रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अपने बजट में इतनी स्पेंडिंग कर रही है। दोनों पार्टीज में क्या फर्क बचा, इसलिए अमेरिका को एक नए थर्ड पार्टी की जरूरत है। इलॉन ने लिखा अगर ये बिल पास होता है तो वो अपनी थर्ड पार्टी बनाएंगे, और इलॉन ने बना भी दी। एक्चुअली दोस्तों, अमेरिका में हमेशा से 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स को छोड़ के आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में कोई थर्ड पार्टी का प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ है। अमेरिका में क्यों 2 पार्टी सिस्टम चलता है इसकी बात तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग रूल ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के लिए उस आदमी का नेचुरल अमेरिकन सिटीजन होना जरूरी है। यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिका में पैदा हुआ होना जरूरी है। और इलॉन तो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है, तो इलॉन अमेरिका का प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता। फिर क्यों इलॉन थर्ड पार्टी बना रहा है? क्यों इलॉन दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान से दुश्मनी ले रहा है? दोस्तों, ट्रंप और इलॉन की दोस्ती की शुरुआत हुई 13 जुलाई 2024 को। ट्रंप पे पेंसिल्वेनिया की इलेक्शन रैली में असैसिनेशन अटैक हुआ। बुलेट ट्रंप के कान को छू के निकल गए और ट्रंप बाल बाल बच गए। अटैक के कुछ ही घंटों बाद इलॉन ने ट्वीट किया, आई फुल्ली एंडोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप एंड होप फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। इलॉन ने ट्रंप को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, इलॉन ने ट्रंप के पॉलिटिकल कैंपेन को भी फंड किया। इलॉन ने ट्रंप के पॉलिटिकल कैंपेन के लिए 2200 करोड़ रुपए डोनेट किए। और इलॉन मस्क आज तक की हिस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल पॉलिटिकल डोनर बना। इलॉन ट्रंप की पॉलिटिकल रैलीज में भी जाने लगा। इलॉन और ट्रंप दोनों मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बेसबॉल कैप पहन के इलेक्शन रैलीज में एक साथ दिखने लगे। फिर ट्रंप इलेक्शन जीते। ट्रंप ने इलॉन को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज का हेड बनाया। व्हाइट हाउस में एडवर्टाइज शूट करना मना है, फिर भी मस्क के लिए ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टेस्ला की एडवर्टाइज कमर्शियल की। Look,
In terms of imagination, I think I have a great imagination. Who else but this guy would design this, and everybody on the road is looking at it. It's amazing, actually. As soon as I saw it, I said, that is the coolest design. मस्क ने कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को डोज का हिस्सा बनाया। एयरबीएनबी के को फाउंडर जो गेबिया, रसल स्ट्रीट वेंचर्स के फाउंडर ब्रैड स्मिथ, वेलोर इक्विटी के पार्टनर और सीईओ एंटोनियो ग्रासियास, वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क एंडरसन, सिकोया कैपिटल के पार्टनर शॉन मैगवायर और कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल डोज में शामिल हुए। डोज का इनिशियल सेविंग टारगेट $2 ट्रिलियन था, जिसे कम करके बाद में $1 ट्रिलियन किया गया, पर असल में सेविंग्स हुई सिर्फ $190 बिलियन की, जिसे भी काफी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि डोज में सब बिजनेस क्लास वाले लोग थे। ये ना गवर्नमेंट में थे, ना ही इन्हें लोगों ने चुना था। फिर भी इन्हें अमेरिकन पब्लिक का क्लासिफाइड सेंसिटिव पर्सनल डेटा का एक्सेस दिया गया। डोज ने पैसा बचाने के लिए 11,700 कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए, 15,500 ग्रांट्स कैंसिल की और 400 लीजेस को भी टर्मिनेट किया। डोज ने 2,80,000 से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन ये सब मेहनत मिट्टी में मिल गई जब ट्रंप ने अपना बिग ब्यूटीफुल बिल अनाउंस किया। इलॉन को शायद समझ आ गया कि ट्रंप ने इलॉन का सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप अपने तेवर बदलने लगा। बजट अनाउंस करने के बाद जून 3 को पहली बार मस्क ने ट्रंप के खिलाफ ट्वीट किया। मस्क ने बिल को मैसिव, आउटरेजियस और डिसगस्टिंग बोला। जवाब में ट्रंप ने बोला इलेक्ट्रिक कार्स की सब्सिडी हटाने के कारण इलॉन पागल हो गया। And Elon's upset because we took the EV mandate, and which was a lot of money for electric vehicles, and they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidy. I'm going to buy because number one, it's a great product, as good as it gets. Not everybody wants an electric car. I don't want an electric car. I want to have maybe gasoline, maybe electric, maybe a hybrid. यूएस में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पे $7,500 और सेकेंड हैंड ईवी खरीदने पे $4,000 की सब्सिडी मिलती थी। ये सब्सिडी ट्रंप ने अपने नए बिल में हटा दी। और यूएस में चाइनीज कार्स पे भी बैन है, तो इनडायरेक्टली ये सब्सिडीज टेस्ला को ही मिलती थी। फिर 5 जून को मस्क ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला। इलॉन ने लिखा अगर मैं ट्रंप को इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करता तो ट्रंप कभी इलेक्शन जीत नहीं पाता। एक और ट्वीट में इलॉन ने लिखा कि ट्रंप का एप्स्टीन फाइल्स में भी नाम है। जेफरी एप्स्टीन एक बिलियनियर था जो पेडोफाइल मॉलेस्टर भी था। सैकड़ों अंडरएज लड़कियों को एप्स्टीन ने मॉलेस्ट किया था और उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करता था। उसके क्लाइंट्स की लिस्ट में कई फेमस नाम शामिल थे, जैसे बिल क्लिंटन, क्वीन एलिजाबेथ II के बेटे प्रिंस एंड्रू, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट अल गोर, विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेक्स वेक्सनर और डोनाल्ड ट्रंप भी। लेकिन 2019 में एप्स्टीन ने जेल में सुसाइड किया। अब सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ पता नहीं, पर उसके क्लाइंट्स की लिस्ट कभी बाहर नहीं आई। ट्रंप और एप्स्टीन कई वीडियोस में एक साथ दिखते थे। ट्रंप से एप्स्टीन के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Do you want to waste the time and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy. इलॉन ने कहा ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में जरूर है, इसलिए गवर्नमेंट उन्हें रिलीज नहीं कर रही है। ट्रंप ने इस एप्स्टीन एलिगेशन का जवाब देते हुए कहा कि वो इलॉन मस्क की सारी कंपनीज के साथ के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देगा और इलॉन की गवर्नमेंट सब्सिडीज भी खत्म कर देगा। स्पेसएक्स को नासा और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से $22 बिलियन से भी ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। टेस्ला को भी $16 बिलियन की सब्सिडीज, इंसेंटिव्स और ईवी टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। ट्रंप ने मस्क को अमेरिका से वापस साउथ अफ्रीका डिपोर्ट करने की भी धमकी दी है। I don't know. I mean, we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. फिर 2 दिन बाद 7 जून को इलॉन ने सारे एलिगेशंस वाले पोस्ट डिलीट कर दिए और ट्रंप की तारीफ भी की। फिर जुलाई में बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ और इलॉन ने अनाउंस किया कि वो नई पार्टी बनाएंगे, द अमेरिका पार्टी। लेकिन अमेरिका में कभी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स को छोड़ के थर्ड पार्टी की सरकार आई नहीं, तो क्यों इलॉन मस्क अपनी नई पार्टी बना रहा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमारा यूएस की पार्लियामेंट्री सिस्टम समझना जरूरी है। अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स होती है वो दोनों पावर्स यूएस के प्रेसिडेंट के पास होती है। इंडिया में जैसे लोकसभा होती है, यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। इंडिया के लोकसभा मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है
और यूएस के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। इंडिया में जैसे राज्यसभा होती है, यूएस में सीनेट होता है। यूएस का इलेक्शन सिस्टम भी इंडिया से काफी अलग है। इंडिया में हमें प्राइम मिनिस्टर अलग से नहीं चुनना पड़ता, हम एमपीज को चुनते हैं और जिस भी पार्टीज के सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं वो पार्टी खुद से अपना प्राइम मिनिस्टर चुनती है। अमेरिका में प्रेसिडेंट और एमपीज दोनों आम जनता ही चुनती है। इंडिया में हम सिर्फ एक वोट देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। यूएस में वोटर्स को 2 वोट डालने पड़ते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए और दूसरा प्रेसिडेंट के लिए। किस पार्टी के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आए इससे प्रेसिडेंट कौन होगा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा चुन के आते हैं एक पार्टी के, पर प्रेसिडेंट बनता है दूसरी पार्टी का। ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं उनका ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। यूएस में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए 538 में से 270 इलेक्टरल वोट जीतने पड़ते हैं। हर स्टेट्स के अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्टरल वोट्स होते हैं। जो प्रेसिडेंट टोटल 538 में से 270 इलेक्टरल वोट जीतता है वो प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन अमेरिका में ये इलेक्टरल वोट्स काउंट करने का सिस्टम इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में जैसे एक स्टेट में अलग अलग पार्टी सीट जीत सकती है और वो अलग अलग पार्टीज पार्लियामेंट में खुद को रिप्रेजेंट कर सकती है, वैसा यूएस में नहीं होता। यूएस में विनर टेक्स ऑल वाला सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया में टोटल 54 इलेक्टोरल वोट्स है। इसमें अगर मान लो ट्रम्प 30 इलेक्टोरल वोट जीतता है और बिडेन 24 इलेक्टोरल वोट जीतता है, तो क्योंकि ट्रम्प की मेजोरिटी है पूरा स्टेट ट्रम्प का हो जाएगा। मतलब पूरे 54 इलेक्टोरल वोट्स ट्रम्प को मिलेंगे। बिडेन 24 इलेक्टोरल वोट जीतने के बावजूद उसका एक भी वोट काउंट नहीं होगा क्योंकि मेजोरिटी ट्रम्प की है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के टोटल वोट्स तो ज्यादा होते हैं, पर विनर टेक्स ऑल रूल की वजह से प्रेसिडेंट कोई दूसरा बन जाता है। जैसे 2016 के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को 6 करोड़ 58 लाख वोट मिले थे और ट्रम्प को 6 करोड़ 30 लाख। फिर भी प्रेसिडेंट ट्रम्प बना क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स ट्रम्प ने ज्यादा जीते। ट्रम्प ने 304 इलेक्टोरल वोट जीते और क्लिंटन ने 227। इसलिए यूएस में थर्ड पार्टी का कभी प्रेसिडेंट नहीं बना, क्योंकि थर्ड पार्टी को अगर हर स्टेट में थोड़ी बहुत सीट्स मिल भी गई फिर भी उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस पार्टी की मेजोरिटी सीट्स आएगी वो पार्टी सारी सीट्स ले जाएगी। ये इंडिया का 2024 का इलेक्शन मैप है। इसमें एक ही स्टेट में ब्लू और सैफरॉन दोनों दिखते हैं, लेकिन यूएस में विनर टेक्स ऑल रूल की वजह से हर स्टेट में या तो रेड है या तो ब्लू है, मिक्स नहीं है। हाँ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये विनर टेक्स ऑल वाला सिस्टम नहीं होता। जो डिस्ट्रिक्ट में जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है वही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बैठता है, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी बने। सेम एज इंडिया। यूएस में बजट पास करने का सिस्टम भी इंडिया जैसा ही है। यूएस में प्रेसिडेंट अपना बजट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोकसभा और सीनेट यानी राज्यसभा के सामने रखता है, और जब दोनों हाउसेस उस बजट को पास करते हैं तो वो बजट लॉ बन जाता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट 4 सालों के लिए इलेक्ट होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 2 सालों के लिए। 2024 में लास्ट इलेक्शन हुआ था, तो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन 2026 में और नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2028 में होगा। तो इलॉन प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकता, पर इलॉन अपने पार्टी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो बैठा ही सकता है। इलॉन अगर अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हाउस में बैठा देगा तो इलॉन की पार्टी का वोट डिसाइडिंग वोट बन सकता है। जैसे इस इलेक्शन में चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार का वोट डिसाइडिंग वोट बना था। फिर इलॉन डिसाइडिंग वोट होने की वजह से बजट में जो चाहे वो चेंजेस करवा सकता है। इलॉन ने अपने ट्वीट में भी यही कहा है कि वो बस 8 से 10 हाउस सीट्स और 2 से 3 सीनेट सीट्स पे फोकस करेगा। पर यूएस में नई पार्टी बनाना इतना भी आसान नहीं है। यूएस में इलेक्शन लड़ने के लिए हर स्टेट में अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। यूएस के 50 स्टेट के 50 अलग अलग कानून है। जैसे कैलिफोर्निया में इलॉन को नई पार्टी बनाने के लिए लगभग 75,000 वैलिड वोटर्स के सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। ऐसे ही हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। टेस्ला का शेयर जनवरी से 20% गिर चुका है और ऑलरेडी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ 2025 बन चुका है। आपको क्या लगता है 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस तक इलॉन अपनी पार्टी बना लेगा? और बना भी लेगा तो क्या इतनी सीट्स ला पाएगा कि उसका वोट डिसाइडिंग वोट बन सके? इलॉन अगर इलेक्शन जीत जाता है तो ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, फिर तो दुनिया भर के अमीर लोग गवर्नमेंट्स कंट्रोल करेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।